नमस्कार दोस्त, स्वागत करता हूं आपका साइंस जर्नी में। जरा सोचिए, एक सुबह आप बेड से उठते हैं, हाथ मोबाइल पे जाता है, आप सेलफोन ओपन करते हैं, उसमें लाइन से ढेरों सारे मैसेज होते हैं। आप किसी एक मैसेज को एक्सेस करते हैं और एक स्क्रीनशॉट के साथ लिखा हुआ मिलता है, वेद करोड़ों वर्ष पुराने हैं। आपका दिमाग चकरा जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। किताबों में, इतिहासों में मैंने पढ़ा था कि वेद मात्र 3500 साल पुराने हैं, जबकि ज्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि वो मात्र 1000 साल पुराने हैं। आप कोई भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय, सोशल एक्टिविस्ट, रिटायर्ड सिटीजन या ऐसे ही कुछ। आपका ध्यान कभी भी इस तरह की बातों में न गया हो, लेकिन अब आप इस मसले को सोचने लगते हैं। आपका ध्यान उस स्क्रीनशॉट पे जाता है जहां पे ये लिखा होता है कि वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है, नासा ने भी मान लिया है। अब आप उस दलदल में और ज्यादा फंस जाते हैं। अब आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सच्चाई का पता लगाओ या फिर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करें। चूंकि आप व्यस्त पर्सन हैं, तो आप सत्यता की जांच में समय क्यों व्यर्थ करें। आप सीधे अपने मित्र बंधुओं के पास फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। सुबह का यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान स्क्रीनशॉट के साथ अगले 2 घंटे, 4 घंटे और इवनिंग तक ज्यादातर लोगों के व्हाट्सएप में पहुंचकर गैलरी में इकट्ठे कचरों में विराजमान होता है। अब यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर जैसे न जाने कितने सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुका होगा। न जाने कितने धर्म के नशेड़ी अपनी धार्मिक संस्कृति की गालियों से पुराने इतिहासकारों को वरमाला पहना रहे होंगे। अब इस एक व्हाट्सएपिया यूनिवर्सिटी ज्ञान के मैसेज से अंधभक्तों की पूरी एक फौज खड़ी हो जाएगी। जिस इतिहास को माता पिता ने यह कहकर 12वीं में पढ़ने नहीं दिया कि इतिहास की पढ़ाई और घास की चराई समान होती है, अचानक से भारत के सभी भक्तगण जो कभी इतिहास और पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में एक बार किताब भी न खोले होंगे, पीएचडी किए हुए नजर आने लगेंगे। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी होंगे जो सत्यता जांच करने के लिए गूगल की हेल्प लेंगे। गूगल में आजकल जानकारी का सोर्स बना हुआ है विकिपीडिया, क्योरा और कुछ वेबसाइट्स जो फर्स्ट पेज पे दिखाई देते हैं। अब अगर विकिपीडिया खोलते ही, क्योरा खोलते ही उसमें भी वही मैसेज दिखने लगे जैसा कि व्हाट्सएप में आपको दिखा था कि वेद करोड़ों वर्ष पुराने हैं, तो आपका दिमाग ठनक जाएगा। अब बारी होगी वेबसाइट्स की। फर्स्ट पेज पे दिखने वाले वेबसाइट्स भी अगर इसी तरह की राग अलाप रहे होंगे कि वेद करोड़ों वर्ष पुराना है, तो फिर आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो इसे सत्य मान लें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से इस तथ्य को देखें और अलग अलग इतिहासकारों से बात करें, उनकी किताबें पढ़ें, पुरातात्विक साक्ष्यों को देखें कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका यानी कि खुद खोजना, ऐसा ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो कहीं न कहीं इंगेज होते हैं किसी बिजनेस में या किसी सर्विस सेक्टर में, या फिर वो स्टूडेंट होते हैं या फिर कहीं भी वो व्यस्त होते हैं। तो फिर सवाल यह है कि इस झूठी प्रचार तंत्र ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, IT सेल, सोशल मीडिया ने जो अफवाह फैलाई है, क्या उसे आंख मूंदकर सत्य मान लें। मुझे याद है जब मैं काफी छोटा था, 1996 में एक अफवाह फैलाई गई कि गणेश की मूर्ति दूध पी रही है। सुबह की यह खबर शाम होते होते पूरे भारत में बिना किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया के फैल गई। लोग लाखों टन दूध उस गणेश की मूर्ति को पिलाते हुए नाली में गिरा चुके थे। तो फिर आखिर सच्चाई क्या है? कैसे पता चलेगा कि क्या सत्य है, क्या झूठ है, जब हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही संदेह के घेरे में हो, अफवाहों का तगड़ा बाजार हो, पूंजीवाद, प्रचार तंत्र, मीडिया भी अफवाहों में शामिल हो। सच्चाई जानने के लिए मैंने कई इतिहासकारों की किताब पढ़ी। उसमें से एक प्रसिद्ध इतिहासकार राजीव पटेल जी अपने इतिहास की किताब वैदिक युग का घालमेल में लिखते हैं। इसमें ये लिखते हैं कि जो भारत के इतिहासकार हैं, उनने कई तरह के घालमेल किए हैं और इस घालमेल को ये 3 तरह से कैरेक्टराइज करते हैं। पहला है मान्यतावादी इतिहास। मान्यतावादी इतिहास कहने का मतलब ये है कि सभी देशों के जो धार्मिक लोग हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो धर्म है, उसके अनुसार वो इतिहास को बताते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग होती है और ज्यादातर गलत ही होती है। दूसरा है शैक्षणिक इतिहास, यानी कि किसी भी देश में जो वहाँ की सरकारें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी जनता को बताती हैं, उसे शैक्षणिक इतिहास कहते हैं। इसमें भी घालमेल के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो लिखने वाले राइटर हैं, अगर वो धर्म से प्रभावित हुए, जैसा कि धार्मिक देशों में देखा जाता है, मुस्लिम कंट्रीज में जो लेखक होते हैं, वो इतिहास लिखते समय हमेशा ही उसमें इस्लाम का प्रभुत्व दिखाते हैं। उसी तरह से अगर भारत की बात करें और लिखने वाले अगर धर्म से प्रभावित हैं, वेद या पुराण से प्रभावित हैं, तो वो उसका पुटअप उसमें डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी घालमेल के चांसेस हैं। फिर तीसरा है उत्खनन का इतिहास, यानी कि जो खुदाई से हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ये वो पोर्शन होता है जो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो हमारा इतिहास बीत चुका है, उसकी अगर हमें मुद्राएं मिल रही हैं, उसके कोई भी प्रूफ मिल रहे हैं, भवन मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, तो उसे हमें एक्यूरेट जानकारी
जानकारी मिल सकती है उस राजवंश के बारे में, उस इतिहास के बारे में। तो इसमें घालमेल होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। इसी में आगे राजीव जी बोलते हैं, मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1 लाख वर्ष से भी काफी पूर्व से स्थापित है। आगे लिखते हैं, जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है। फिर इसमें आगे लिखते हैं, शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का उद्भव आज से 3500 वर्ष पूर्व में होते हुए आज तक सतत और निरंतर समाज में विराजित चली आ रही है। फिर ये आगे लिखते हैं, जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान वैदिक अनुयायी या शासक या उसका किला, उसकी राज्याधीश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्रा का वृत्तांत जैसी बातों का मिलना अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत ही जागरूकता वाली है कि अभी तक जो हमें इतिहास बताया गया है वैदिक काल के बारे में, उसके बारे में कोई भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। इसी में जो भारत के इतिहासकार हैं उनके ऊपर वो एक हल्का सा व्यंग भी करते हैं। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्धिक संस्कृति का असंख्य साक्ष्य उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिलता है, जबकि मान्यतावादी ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का इतिहास अभी तक जमीन के ऊपर से मिलने का है। तो ये देखिए, बहुत ही गूढ़ बात कही है यहाँ पे उनने कि जो मान्यतावादी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो जो बताने लगते हैं कि हमारी संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी है, लाखों वर्ष ये हुआ था, वो भगवान आ गए थे, वो देवी देवता आ गए थे, अल्लाह आ गए थे, गॉड आ गए थे, ये सारी की सारी बकवास है। इनका कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ इनकी मान्यता है क्योंकि इनको अपनी दुकानदारी चलानी है। वैदिक काल को लेकर कई संशय है। मान्यतावादी, जिसमें कि आर्य समाजी भी आते हैं, उनके अनुसार वेद करोड़ों वर्ष पहले आए। अब एक नजर यहाँ पे डालें। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने खोजी थी और वह से लेकर 1750 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट में पाई गई थी। इस सिविलाइजेशन की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इससे पहले का जो इतिहास है, जो कि मान्यतावादी बताते हैं, वो तो पूरी तरह से गलत हो गया। अब बुद्धा काल, यानी कि जो बुद्धिस्ट राजा हुए थे, वो नियरली 600 BC से लेकर 700 AD यानी कि ईसा से 600 साल पहले से लेकर ईसा के 700 साल बाद तक रहे। तो इस समय में बुद्ध के स्तूप और उन्हीं से रिलेटेड सभ्यता का विकास हुआ, यानी कि इस दौरान वैदिक काल नहीं था। तो फिर वैदिक काल था कब? अब हमारे पास समय बचता है इस 1750 BC से लेकर 600 BC के बीच, यानी कि 1500 BC से लेकर 600 BC अप्रॉक्स। तो क्या इसी बीच में वैदिक काल था? इसे समझने के लिए हमें बौद्धिक पीरियड को, उनके राजाओं को एक बार फिर से देखना होगा। जो बुद्धा के समय में जितने भी राजवंश थे जिनने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, अगर वास्तव में उस समय वैदिक काल था तो उनने क्यों बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? हर्यक वंश 684 to 424 BC। इस वंश में बिंबिसार ने पहली बार महात्मा बुद्ध के संपर्क में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसके पुत्र अजातशत्रु ने भी। फिर इसके बाद आया नंद वंश 424 BC to 312 BC। नंद वंश के बाद मौर्य काल आया और ये वंश भी 321 BC to 185 BC, और इसमें सबसे प्रसिद्ध राजा हुए सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसे आगे बढ़ाया। उसके बाद आए पुष्यमित्र सुंग, जो कि 185 BC to, और उसके बाद से 100 सालों तक इनकी पीढ़ियां राज की। इन्होंने भी बौद्ध धर्म को काफी आगे बढ़ाया। इसके बाद से कुषाण वंश आया, जो कि विदेशी इन्वेडर्स थे, लेकिन भारत में आकर इनने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और 1st सेंचुरी से लेकर आगे तक इनने राज किया। इसके बाद से आया गुप्त वंश। गुप्त वंश के काल में सबसे ज्यादा बौद्ध स्तूप बने और इनका विस्तार हुआ। इसके बाद से लास्ट में पाल वंश आया, जो कि 550 AD से ऑनवर्ड्स हुए, और इस तरह से विभिन्न बौद्ध राजाओं ने बौद्धिक काल को काफी आगे बढ़ाया और इनके समय में कोई भी वैदिक काल नहीं था। अब जरा सोचिए, अगर वैदिक काल होता बौद्धिक काल से पहले तो कुछ न कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जरूर मिलते। इवन बौद्ध राजाओं के समय में भी कुछ न कुछ वैदिक काल के प्रमाण जरूर मिलते, लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि जो वेद को 3500 साल पुराना बताया जा रहा है, उसकी जो स्क्रिप्ट मिली है वो मात्र 1000 साल से भी कम पुरानी है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो 3500 साल पुरानी हो? प्रश्न यह भी है कि अगर वैदिक काल बौद्धिक काल से पहले था तो सारे राजा अचानक से कैसे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए? वेदों में वर्ण व्यवस्था की स्पष्ट रूप से चर्चा है। तो अगर बौद्धिक काल से पहले वैदिक काल था तो फिर वैसे राजवंश राजा कैसे बने जो आजकल SC ST में आते हैं, जैसे कि पाल वंश, नंद वंश, राजभर वंश इत्यादि? ऐसे हजारों प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए आप एक बार राजीव पटेल जी
जी की किताब इतिहास का घालमेल जरूर पढ़ें। पुरातात्विक साक्ष्यों पे आधारित उनकी यह किताब बहुत जल्द ही सम्यक प्रकाशन में छपने वाली है। इसके अलावा भी उनने और भी कई अच्छी बुकें भी लिखी हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जब भी समय मिले उत्खनन से रिलेटेड कोई भी इतिहास की बुक हो उसे जरूर पढ़ें। अन्यथा विकिपीडिया, क्योरा जैसी वेबसाइट्स जो कि आजकल ज्ञान उपलब्ध करा रही हैं और उन्हें कोई भी यूजर खुद से अपडेट कर सकता है, एडिट कर सकता है और लिख सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। अगले ही पल वो बदली हुई मिलेगी। जब आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही खतरे में होगा तो फिर आपका इंफॉर्मेशन कैसे सत्य हो सकता है। इसीलिए किसी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के ज्ञान को पूर्णतः सही न समझें। वैदिक काल जिसका कोई इतिहास ही नहीं है वो भी आपको 1000 वर्षों का या 3500 वर्ष पहले या फिर 2.2 बिलियन ईयर्स बताकर आपको बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। विज्ञान के बिग बैंग थ्योरी और डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी की बजाय आपको धार्मिक प्रोपेगेंडा थ्योरी कि ईश्वर आए थे, अल्लाह आए थे और खुद आर्यों को जन्म दे दिया और इंसानों को जन्म दे दिए जैसी फिजूल बातें बताकर आपको इस प्रोपेगेंडे में, इस दलदल में घसीटा जाता रहेगा। और इसका उद्देश्य सिर्फ एक होगा कि आपको कंफ्यूज करना, क्योंकि जब आप कंफ्यूज होंगे तो फिर आप सत्य का पता नहीं लगा पाएंगे। आप यह नहीं विश्वास कर पाएंगे कि किस पर विश्वास करें और किस पर न करें। और जब आप निर्णय लेने में असक्षम हो जाएंगे तो फिर आप उसी प्रोपेगेंडे में शामिल होकर एक प्यादे बनकर रह जाएंगे। फिर वह धार्मिक ठेकेदार यानी कि मान्यतावादी इतिहासकार आपको एक भेड़ की तरह कंट्रोल करेगा और फिर वो आपसे कुछ भी करा सकता है। आपको एक भीड़ की तरह सड़क पर खड़ा कर सकता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन रोजगार के नाम पर कभी भी नहीं, विज्ञान के नाम पर कभी भी नहीं, स्वास्थ्य और जरूरी संसाधनों के नाम पर कभी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म, पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर, क्योंकि यही उसकी रोजी रोटी है और आप उसकी कठपुतली। जिस दिन आप विज्ञान के साथ होंगे उसका यह भ्रम चक्र टूट जाएगा और आप उसकी मानसिक गुलामी से आजाद होंगे। इसलिए इन मान्यतावादी इतिहासकारों को यानी धार्मिक प्रोपेगेंडे वालों को छोड़कर सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करना ही भविष्य है। विज्ञान ही मानव सभ्यता का भविष्य है। वंस अगेन थैंक्स टू राजीव पटेल जी। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू all Tarksil friends and human beings. Stay connected with Science Journey, and if you have any queries, must put your queries in comment box. Thanking you.